हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तोमर और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश ईजी है दोस्त। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 11th इंग्लिश का सिलेबस। जो लोग क्लास 11th में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स सिलेबस उनका कवर होगा। दोनों बुक्स, हॉर्नबिल, स्नैपशॉट्स, इसके अलावा जो ग्रामेटिकल पार्ट है, नोटिस, एसे राइटिंग्स, लेटर राइटिंग एक्सेट्रा, वो भी मैं कवर करूँगा इसमें। और जो लोग क्लास 11th में नहीं हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ड्यूरिंग दिस चैप्टर मैं बताऊंगा कि किस वर्ड का कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, और बहुत सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे, वर्ड्स भी, फ्रेजेस भी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। इसको प्रोनाउंस किया जाता है पोर्ट्रे, PORTRAY। लिखने में ये पोर्ट्रेट ही लिखा जाता है, PORTRAIT, लेकिन इसको कहते हैं, प्रोनाउंस किया जाता है, द करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड इज पोर्ट्रे, PORTRAY, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रे का मतलब होता है किसी की ड्राइंग या किसी का स्केच। इसके ऑथर हैं मिस्टर खुशवंत सिंह, बहुत ही अच्छे ऑथर थे। हिज नो मोर, अब वो नहीं रहे, डेथ हो गई उनकी। तो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। तो जो लेडी यहाँ पे वर्ड है वो यूज़ किया गया है उनकी ग्रैंड मदर के लिए। तो खुशवंत सिंह ने बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं थ्रू हिज वर्ड्स। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी बाकी सभी दादियों की तरह एक बुजुर्ग लेडी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। जब से मैं उन्हें जानता हूँ, पिछले 20 सालों से, वो बूढ़ी थी और बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना चेहरे पे। जब कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो ऑफकोर्स चेहरे पे आपको पता है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहना चाहते हैं कि जब से मैंने उन्हें देखा पिछले 20 सालों से, वो ऐसी ही थी, काफ़ी बूढ़ी, और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। People said that she had once been young and pretty and even had a husband. लोगों का कहना है कि एक बार वो बहुत ही जवान थी, और प्रिटी मीन्स आपकी अपीयरेंस। प्रिटी और ब्यूटीफुल में डिफरेंस होता है, कुछ आगे आएगा, हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्रिटी का मतलब कहा गया है जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे। एंड इवन हैड अ हस्बैंड। तो लोगों का कहना था कि पहले वो जब जवान थी, अपनी यंग एज में, वो बहुत प्रिटी थी और उनके हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये यकीन कर पाना मुश्किल था। हार्ड टू बिलीव एक नोशन है, एक फ्रेज़ है। हम किसी भी चीज़ को अगर हमें अनबिलीवेबल लगता है, मानने में हमें मुश्किल होती है, हमें लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं इट्स हार्ड टू बिलीव। तो खुशवंत सिंह जी के लिए ये बहुत ही मुश्किल था बिलीव करना, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा, उन्होंने हमेशा उन्हें बुढ़ापे में ही देखा और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अब वो लिखते हैं कि उनके जो दादाजी का पोर्ट्रेट था, उनके दादाजी की जो पिक्चर थी, वो मेंटल पीस हम कहते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में कई घर होते हैं जिनमें आग जलाने के लिए थोड़ी सी जगह होती है। तो मेंटल पीस वो जगह होती है जो आग लगाई जाती है, उसके आसपास, उसके ऊपर दीवार पे और साइड में जो लकड़ी या पत्थर से बना हुआ थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम मेंटल पीस कहते हैं। इन द ड्राइंग रूम, तो उनके ड्राइंग रूम में मेंटल पीस पे उनके ग्रैंडफादर की पिक्चर लगी हुई थी। ही वो अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उनकी ड्राइंग में उन्होंने बहुत बड़ी पगड़ी बांध रखी थी और बहुत ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके चेस्ट का बेस्ट पार्ट हम कहते हैं फ्रेंड्स, जो शोल्डर्स के बीचों बीच होता है, आपके चेस्ट का जो बीच का पार्ट होता है। तो यहाँ वो बताना चाहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर की दाढ़ी उनके चेस्ट के जो बेस्ट पार्ट है, मतलब बीचों बीच तक आती थी, यानी कि बड़ी दाढ़ी थी काफ़ी, और देखने में लगता था कि ही इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन।
यहाँ पे वो कहते हैं कि उनकी फ़ोटो को देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके वाइफ या चिल्ड्रन होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके वाइफ होंगी या बच्चे होंगे, क्योंकि जब किसी की वाइफ या बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा सा यंग होता है, लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, पोता पोती. तो उनकी फ़ोटो को देख के ये लगता था कि इनके बच्चे या वाइफ नहीं होंगे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजड लगते थे फ़ोटो से ही. ही एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी. जबकि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो यंग थी और काफ़ी खूबसूरत दिखती थी मेरे दादाजी के, उनके दादाजी के कंपैरिजन में. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. रिवोल्टिंग वर्ड का मतलब होता है समथिंग हार्ड टू बिलीव, जो थोड़ा सा बिलीव करने में मुश्किल हो. आप प्लीज़ पेन और पेपर लेके के बैठिएगा, जो भी मैं वर्ड्स बताऊंगा उसको मेक अ नोट ऑफ दोज वर्ड्स और फ्रेजेस. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बिलीव करना बहुत मुश्किल था कि वो उनकी ही वाइफ थी और एक टाइम पे वो भी यंग एंड प्रिटी रही होंगी. शी ऑफन टोल्ड अस अबाउट द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. तो वो बताती थी कि जब वो छोटे थे तो अपने बचपने में किस तरीके से वो दूसरे बच्चों की तरह गेम खेलती थी, अलग अलग खेल खेलती थी जो कि बच्चे खेलते हैं. दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part. We treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो इस पिछली कुछ लाइंस में ये कहना चाहते हैं खुशवंत सिंह जी कि उनके जो दादाजी थे वो बहुत ही एजड लगते थे, मोर देन 100 years old, और उनकी जो वाइफ थी यानी कि उनकी दादी, वो बहुत ज़्यादा अपने जब वो यंग थी तो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी. तो ये सुनने में, ये सोचने में ही उनको बिलीव नहीं होता था. रिवोल्टिंग मतलब हार्ड टू बिलीव. और वो अक्सर खुशवंत सिंह जी को बताती थी कि जब वो बच्चे थे तो बचपने में बहुत गेम्स खेलते थे जैसे दूसरे बच्चे खेलते हैं. और यहाँ पे एब्सर्ड का मतलब है इलॉजिकल. तो उनकी ये बातें उनके पोते को यानी खुशवंत सिंह जी को बहुत ही इलॉजिकल लगती थी. अनडिग्निफाइड का मतलब है डिसरिस्पेक्टफुल, जो चीज़ सुनने में अच्छी ना लगे. आगे बढ़ते हैं हम. और हाँ, वो ये भी कहते हैं कि वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. फेबल्स का मतलब होता है कुछ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं. वो कहानियाँ तो मनगढ़ंत होती हैं, गलत होती हैं, लेकिन वो एक अच्छे मॉरल वैल्यू के साथ सुनाई जाती हैं ताकि बच्चे कुछ अच्छा सीख सकें. प्रॉफिट्स का मतलब होता है सेंट्स या साधु भी हम कह सकते हैं. तो जिस तरीके से साधु महात्मा कहानी सुनाते हैं उसी तरीके से खुशवंत सिंह जी को लगता था कि उनकी जो दादी हैं वो उनको कोई झूठी कहानियाँ सुनाती थी एक अच्छे मॉरल लेसन के साथ, जिससे कि कोई अच्छा उनको सबक सीखने को मिले, लेकिन होती वो सब झूठी थी. तो फेबल्स का मतलब होता है फिक्शनस स्टोरीज. फिक्शनस मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी भी कह सकते हैं. fictitious, sorry, I pronounced it wrong, fictitious. She had always been short and fat and slightly bent. अब वो अपनी दादी माँ की फिजिकल स्टेट बता रहे हैं कि वो काफ़ी शॉर्ट थी, फैट थी, मोटी थी थोड़ी, और स्लाइटली बेंट. स्लाइटली बेंट का मतलब होता है जब लोग बुढ़ापे में आ जाते हैं तो जनरली थोड़े से झुक जाते हैं, फिजिकल स्टेट उनकी होती नहीं, वो सीधा चल नहीं पाते. तो यहाँ पे वो स्टेट मेंशन करी गई है. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. मतलब उनके चेहरे पे बुढ़ापे के कारण बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ गई थी और वो उनके चेहरे के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उनका चेहरा रिंकल से भरा हुआ था. नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. तो खुशवंत सिंह जी यहाँ कहते हैं कि नहीं, वो
हमेशा से ही ऐसे होंगी जैसे उन्होंने देखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी माँ को शुरू से ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा देखा है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। तो खुशवंत सिंह जी को लगता था कि उनकी दादी माँ कभी जवान नहीं थी, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी दादी को देखा हमेशा बुढ़ापे में ही देखा, और पिछले 20 साल से वो ऐसी ही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो प्रिटी नहीं थी पर काफ़ी ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिटी पे और ब्यूटीफुल में क्या अंतर होता है। जब हम प्रिटी की बात करते हैं तो हम किसी की अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस मीन्स द सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, क्या क्लोथ्स आप पहनते हो, आपकी हेयर स्टाइल क्या है, अपने आप को कैसे कैरी करते हो, तो उसको अपीयरेंस कहते हैं। ब्यूटीफुल यहाँ पे खुशवंत सिंह जी ने वर्ड इस्तेमाल किया है, जो लोग अंदर से, जिनकी दिल साफ़ होता है, जिनकी आत्मा खूबसूरत होती है, उन लोगों को हम ब्यूटीफुल कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड उसी तरह लिखा गया है। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि वो प्रिटी नहीं थी, मतलब उनके अपीयरेंस अच्छा नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन शी वॉज ब्यूटीफुल। वो दिल से बहुत अच्छी लेडी थी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary. She hobbled. तो फ्रेंड्स, हॉबल का मतलब होता है अगर कोई बहुत ही अजीब तरीके से चले, ऑकवर्ड तरीके से चले, जब बूढ़े बूढ़े को चलने में परेशानी होती है तो उसे कहा जाता है हॉबल। वॉकिंग इन एन ऑकवर्ड वे, थोड़ा अजीब तरीके से चलना। इन स्पॉटलेस वाइट, वो वाइट कपड़े पहनती थी, वो विडो थी तो शायद इसलिए वाइट कपड़े पहनती थी। स्पॉटलेस मतलब जिस पे बिल्कुल भी निशान या कोई धब्बा नहीं था। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप। स्टूप का मतलब होता है लीनिंग फॉरवर्ड, मतलब जब आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो काफ़ी झुक के चलते हैं क्योंकि उनके बैक में प्रॉब्लम हो जाती है। लीनिंग फॉरवर्ड तो आगे की तरफ झुक के चलते हैं, उसे कहते हैं स्टूप। तो उनका एक हाथ उनकी कमर पे रहता था, वेस्ट पे, टू बैलेंस हर स्टूप। अपने जो झुक के चलती थी कमर पे हाथ रख लेती थी सहारे के लिए, टू बैलेंस हर सेल्फ, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रोजरी का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे साधु लोग अपने हाथ में माला रखते हैं, या जो साधु नहीं भी होते वो भी कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने हाथ में माला रखते हैं और वो जाप करते हैं। तो उस माला को कहा जाता है रोजरी। और बीट्स जो होते हैं वो मोती होते हैं, जिन मोतियों से वो माला बनाई जाती है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। तो यहाँ पे वो अपने दादी माँ की अपीयरेंस बता रहे हैं। सिल्वर लॉक्स का यहाँ पे मतलब है जब किसी के बाल सफ़ेद यहाँ हो जाते हैं। यहाँ पे सिल्वर लॉक्स का मतलब चांदी के ताले बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिल्वर लॉक्स का मतलब है जब किसी के बाल पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो सिल्वर इज़ जस्ट अ कलर, सिल्वर या ग्रे कह देते हैं हम। लॉक्स यहाँ पे बालों के लिए यूज़ किया गया है। तो उनके बाल स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए, अनटाइडली मीन्स बहुत ही ख़राब सी अपीयरेंस बालों की, टाइडी मतलब थोड़ा साफ सा, अनटाइडली मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ, और ओवर हर पेल पाकर्ड फेस। तो फ्रेंड्स, पेल का मतलब होता है कलरलेस। अक्सर जब लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, बीमार से हो जाते हैं, तो उनका फेस पेल हो जाता है, कलरलेस। और पकड़ का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा एजिड हो जाते हैं वो उन लोगों का फेस आगे की तरफ पॉइंट करता है, एक चोंच सी बन जाती है होठों के पास, तो उसे पकड़ फेस कहते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, मतलब कोई चीज़ जब लगातार होती है तो हम उसे कॉन्स्टेंटली कहते हैं। And you,
COUS, मैं स्पेलिंग एक बार दोबारा लिख देता हूँ, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूसली। मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल का मतलब होता है जो चीज़ सुनाई ना दी जा सके। तो अगर कोई बहुत ही धीरे बात करता है जैसे कि विस्परिंग भी हम कहते हैं, या इनऑडिबल जब कोई प्रेयर करता है तो बहुत ही धीरे धीरे करता है, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, ताकि आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो। तो इनऑडिबल का मतलब होता है विच कुड नॉट बी हर्ड, जो सुनी ना जा सके। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे, जो हमें सुनाई न दे, समझ में ना आए हमारे। विच कुड नॉट बी हर्ड। यस शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ वो बहुत खूबसूरत थी। ये इनर ब्यूटी की बात चल रही है जो हम ऊपर कर रहे थे, अंदर की खूबसूरती। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग, पीस एंड कंटेंटमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने अपनी दादी माँ की तुलना की है, कंपैरिजन किया है और बताया है उनके बारे में। तो यहाँ वो बताते हैं कि जिस तरह लैंडस्केप हम फ्रेंड्स कहते हैं किसी भी अगर हिंदी में हम कहते हैं कई बार कोई नज़ारा किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई स्पेशल चीज़ हो, स्पेशल फीचर हो, तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। ऑल द विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड एक्चुअली इज कॉल्ड लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो उसको लैंडस्केप कहा जाएगा क्योंकि काफ़ी दूर तक बर्फ़ है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक्सपेंस का मतलब होता है कोई चीज़ जब कंटिन्यूसली होती है काफ़ी दूर तक। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में, रेगिस्तान में बहुत दूर तक होता है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इट्स अ वाइड मतलब बहुत बड़ा। वाइड को चौड़ा भी कहते हैं, वाइड का मतलब चौड़ा भी होता है। वाइड कंटिन्यूस एरिया ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया है। और सेरेनिटी का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो और काम हो। मतलब शांत हो और स्थिर हो, पीसफुल एंड काम, ये मतलब है सेरेनिटी के। और एक्सपेंस का मतलब है वाइड कंटिन्यूस एरिया ऑफ समथिंग, मतलब किसी एक जगह पे कोई चीज़ बहुत दूर तक फैली हुई है, तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ तुलना करी है कि जिस तरीके से सर्दियों में अगर आप पहाड़ पे जाते हैं तो बर्फ़ होती है बहुत दूर दूर तक, जिसको देख के आपको बहुत ही सुकून मिलता है, शांति का एहसास होता है। इसी तरह उनकी दादी को देख के भी लोगों को पीस का मतलब शांति, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि जब कोई बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता है। तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कंटेंटमेंट मीन्स a state of happiness and satisfaction। तो उनका कहना है कि उनकी दादी माँ को देख के भी लोगों को काफ़ी ये फीलिंग होती थी, बहुत ही अच्छा महसूस करते थे, बहुत ही सुकून महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी दादी को ब्यूटीफुल भी कहा है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली का मतलब मैं बताया लगातार टुगेदर। तो ये बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स उन्हें शहर में छोड़ के शहर चले गए थे, इनको छोड़ के काम के लिए, तो वो और उनकी ग्रैंड मदर एक दूसरे के साथ थे और काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के, जस्ट लाइक गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे उन्होंने लिखा है शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल।
शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस। फ्रेंड्स, मोनोटोनस का मतलब होता है कि बहुत ही डल, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, बहुत ही बोरिंग, डल, बोरिंग। कोई भी चीज़ जब टाइम के साथ डल हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी काफ़ी दिन से एक ही लगातार कोई चीज़ कर रहा, तो वो तरीका थोड़ा सा डल हो जाता है, बोरिंग हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ सुबह मुझे स्कूल में तैयार करती थी, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी मोनोटोनस वे में। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो वो मुझे तैयार बताते हैं खुशवंत सिंह जी कि वो मुझे नहलाती थी, वो खुद नहाती थी और मुझे तैयार करती थी इस उम्मीद में कि मैं भी उनकी जो प्रार्थना है, जो प्रेयर वो कर रही हैं, उसको सुनूं और उसको दिल से याद रखूं। लेकिन आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। तो वो लिखते हैं कि मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने, बॉदर्ड का मतलब होता है कि परेशानी उठाना, गेटिंग ट्रबल्ड भी कह सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। बॉदर्ड का मतलब होता है कि मैंने कभी इसको याद करने की तकलीफ़ नहीं उठाई। तो बॉदर्ड मतलब होता है तकलीफ़ उठाना या परेशानी उठाना। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। तो यहाँ पे वो बताते हैं उसके बाद वो मेरे जो उनकी वुडन स्लेट होती थी, क्योंकि पहले के टाइम में बच्चे स्लेट पे ही लिखते थे चौक से, एंड विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उसको साफ करके रख दी थी वो। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। ओके, तो वो उनकी जो तख्ती थी या वुडन स्लेट जिसे कहते हैं, उसको धोती थी, उसको उसके ऊपर येलो चॉक का से इसको साफ भी करती थी। अ टाइनी अर्थन, अर्थन का मतलब होता है कि कच्ची मिट्टी से कोई चीज़ बनी होना। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं कि मेड ऑफ compressed अर्थ। तो अर्थन का मतलब होता है कि कच्ची मिट्टी से अगर कोई चीज़ बनी होती है तो उसे हम कहते हैं अर्थन। तो एक इंक पॉट था जो कच्ची मिट्टी से बना होता था, तो उसमें इंक को स्याही कहते हैं, हिंदी में स्याही रखी जाती थी। पहले के टाइम पे ये चीज़ें यूज़ होती थी पढ़ने और लिखने के लिए। मैंने अपने दादाजी, मैंने देखी है एक्चुअली, ये जो हम मेरी एज के हैं, लेकिन आजकल के बच्चों ने शायद ये उनको देखने को मिले। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, तो वो सब वो कलेक्ट करके मेरे हाथ में दे देती थी, हैंड इट टू मी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो ब्रेकफास्ट के बाद वो ब्रेकफास्ट में लेते थे स्टेल चपाती। तो दोस्तों, स्टेल का मतलब होता है, स्टेल मीन्स बासी अगर हिंदी में कहें तो। आई एम नॉट गेटिंग द अदर इंग्लिश वर्ड फॉर स्टेल, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। स्टेल अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। एट द मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो स्टेल चपाती विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो वो चपाती पे थोड़ा बटर और शुगर लगा देते थे, फिर वो स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। तो वो अपने साथ कुछ बासी रोटी जो गांव के स्ट्रे डॉग्स थे, जो कुत्ते होते हैं, उनके लिए भी लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो यहाँ पे वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्कूल इसलिए ले जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ एक मंदिर था। द प्रीस्ट taught us द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो जो प्रीस्ट थे, मंदिर पुजारी मंदिर के, वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर जो प्रार्थना होती है
while the children sat in rows on either side of the veranda. veranda ऑफ कोर्स जो खुली जगह होती है, आंगन, ये चौक भी कह देते हैं हम कई बार, बड़े घरों में बीच में वरांडा होता है या बाहर भी होता है, बाहर की साइड, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर्स इन अ कोरस। तो जो बच्चे थे वो वरांडा के दोनों साइड में रोज़ बना के बैठ जाते थे और जो पुजारी जी पढ़ाते थे अल्फ़ाबेट्स या फिर जो भी प्रार्थना होती थी वो कोरस में गाते थे। कोरस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब भी कोरस का मतलब होता है सिंगिंग टुगेदर। कोरस मीन्स सिंगिंग टुगेदर। आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ वगैरह में सॉन्ग्स होते हैं तो जब बहुत सारे लोग एक साथ गाते हैं तो उसे कोरस कहते हैं। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो जब सब बच्चे गा रहे होते थे तो मेरी ग्रैंड मदर अंदर बैठती थी मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ते हुए। स्क्रिप्चर्स कहते हैं फ्रेंड्स बाइबल में जो क्रिश्चियंस के जो होली राइटिंग्स होती हैं उनको स्क्रिप्चर्स कहते हैं। मैं स्क्रिप्चर्स का मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सारे वर्ड्स आप प्लीज़ इनके मीनिंग नोट कर लीजिएगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने का पर्पज़ यही है आपको नए वर्ड्स पता चले। सीक्रेट राइटिंग लिखते हैं, सीक्रेट राइटिंग्स या मैसेजेस, क्योंकि मैंने टू बी ऑनेस्ट बाइबल पढ़ी नहीं है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा बाइबल पढ़ने की। इट्स अ वेरी गुड थिंग, वी शुड नो मैटर व्हाट योर रिलीजन इज, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। When we had both finished, we would walk back together. तो जब हम दोनों, उनकी भी हमारी दादी माँ की, वो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब हमारी दादी माँ की प्रार्थना खत्म हो जाती थी तो जो स्क्रिप्चर्स वो पढ़ रही होती थी तो उसके बाद हम घर वापस चल पड़ते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस टाइम हमें जो गांव के कुत्ते होते थे वो मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राउलिंग का मतलब होता है एक साउंड होता है, टू बी एग्जैक्ट गटरल, वी कॉल्ड इट गटरल साउंड। अगर हिंदी में कहें तो गुर्राना। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्राउलिंग। गटरल साउंड हिंदी में कहें तो गुर्राना। तो कहते हैं कि जब हम घर वापसी आ रहे होते थे तो वो कुत्ते गुर्राते थे और आपस में लड़ते थे उन चपातीज के लिए, विच वी थ्रू टू देम, जो हम उन्हें देते थे। when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. Sent for us is again a phrase which is used when somebody calls someone. जब कोई किसी को बुलाता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए थे शहर में, कंफर्टेबली मतलब आराम से, तो दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर अस का मतलब होता है कि बुलावा भेजना, बुलावा भेजना या बुलाना। तो वो कहते हैं कि ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जब वो उनके पेरेंट्स सेटल हो गए थे शहर में तो उन्होंने उनको बुलाया कि अपने पास कि आप यहाँ पे आ जाइए। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हम जब भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कोई ऐसा इवेंट जो सब कुछ चेंज करता है, इवेंट विच चेंजेस एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट था, उसका मतलब उस पॉइंट के बाद, उस इंसिडेंट के बाद या उस वक्त के बाद सब कुछ चेंज हो गया। इवेंट विच चेंजेस एवरीथिंग। These are phrases we generally use in our daily conversation, तो ये हमें पता होने चाहिए। These are very important. Although we shared the same room,
ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। हालांकि हम एक रूम शेयर करते थे, मतलब ऑथर श्री खुशवंत सिंह जी और उनकी ग्रैंड मदर एक ही कमरे में होते थे। उनके जो शहर चले गए थे अपने पेरेंट्स के पास, वो तो एक ही कमरा था उन दोनों का, लेकिन उनकी जो दादी माँ थी वो उनको अब स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे मोटर बस में, जो गाड़ी होती थी, बड़ी बस या कार। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ पे गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे गांव की तरह। शी टुक टू फीडिंग, तो फ्रेंड्स ये भी एक नोशन है। टुक टू फीडिंग का मतलब होता है, टुक टू का मतलब होता है कि गेटिंग इनटू अ हैबिट ऑफ समथिंग या चूजिंग समथिंग, इनटू अ हैबिट ऑफ समथिंग, या चूजिंग एन एक्टिविटी और अ पर्टिकुलर थिंग, चूजिंग एन एक्टिविटी। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे कुत्ते नहीं थे, जिस तरीके से वो गांव में कुत्तों को खाना देती थी वहाँ वो नहीं दे पाती थी, क्योंकि वहाँ देयर वर नो मोर डॉग्स, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स इन द सिटी। तो उन्होंने ये आदत बनाई कि वो जो स्पैरोज होती हैं, चिड़िया होती हैं छोटे, उनको अपने कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब घर में एक जगह होती है आंगन जिसे हम कह सकते हैं, ऑफ आ सिटी हाउस। तो जो उनका शहर वाला घर था उनके पेरेंट्स के पास, जहाँ वो गए थे वहाँ पे उसके कोर्टयार्ड में वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुछ साल बीते, तो एक दूसरे को से उनका जो इंटरेक्शन था वो कह सकते हैं, या एक दूसरे को कम देख पाते थे। कुछ टाइम तक शी कंटिन्यूड, वो उनको जगाती रही पहले की तरह ही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और तैयार करती रही। कुछ टाइम तक वो उनको उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से आता तो वो मुझसे पूछते थे कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and a little of Western science and learning. तो ये कहते हैं कि ऑथर कि मैं उन्हें बताता था कि मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड सीखे और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस की और सीखी। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड वर्ल्ड बीइंग अराउंड। तो ये बताते हैं कि उन्होंने इंग्लिश की कुछ चीज़ें सीखी, इसके अलावा वो साइंस सीखा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, अलग अलग चीज़ें साइंस के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट्स में कवर होते थे टॉपिक्स एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये बात उनकी दादी माँ को अच्छी नहीं लगती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वो मुझे पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught me at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि मेरी दादी माँ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि मैं जाके इंग्लिश और साइंस पढ़ता हूँ, क्योंकि वो पुराने विचारों की लेडी थी और उनको ये लगता था कि स्कूल्स में भगवान के बारे में और जो स्क्रिप्चर्स जो हमने बाइबल में अच्छी बातें पढ़ी उनके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए। तो वो बहुत डिस्ट्रेस्ड रहती थी। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है कि जब कोई ज़्यादा टेंशन लेता है, बहुत एंग्जाइटी लेता है, या हम कहें कि बहुत दुखी रहता है, बहुत पेन होता है उसके अंदर, सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी या फिर हम कह सकते हैं सौरो, मतलब दुख या पेन। तो कोई जब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होता है या परेशान होता है तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस्ड। तो उनकी ग्रैंड मदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी कि स्कूल में ये सब चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए थी, मतलब भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में, लेकिन नहीं पढ़ाई जाती थी।
वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया, बताया सबको कि उनको म्यूज़िक लेसन्स दिए जाते हैं, म्यूज़िक की क्लास, संगीत की क्लासेस दी जाती हैं स्कूल में बॉस। तो शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, वो सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। डिस्टर्ब का मतलब होता है ऑफकोर्स परेशान होना। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। फ्रेंड्स, ल्यूड एसोसिएशंस का मतलब होता है कि उनके हिसाब से, उनके लिए ये जो संगीत था, गाना बजाना था, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि लोग बाग, काफ़ी लोग इन चीज़ों को बुरा मानते थे। वो कहते थे कि ये अच्छे इट्स नॉट अ जेंटलमैन थिंग टू गेट इनटू म्यूज़िक और लर्न म्यूज़िक। संगीत सीखना अच्छे घरों के बच्चों का काम नहीं है, लोगों का काम नहीं है, ये सिर्फ गलत लोगों का पेशा है। तो इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी दादी मानती थी कि म्यूज़िक वॉज अ मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स। फ्रेंड्स, मोनोपोली का मतलब होता है व्हेन समवन कंट्रोल समथिंग, मतलब कोई चीज़ जब किसी को बिलोंग करती है तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं। ज़्यादातर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में मोनोपोली वर्ड यूज़ होता है। तो मोनोपोली का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो ये कहा जाएगा, मोनोपोली मीन्स टू कंट्रोल समथिंग इन अ सेंस। मोनोपोली मतलब कोई चीज़ जब किसी से रिलेटेड हो, वो काम बस वो ही आदमी कर सकता है, तो फॉर एग्जांपल तो उसको मोनोपोली कहते हैं। तो उनकी दादी माँ का कहना था कि बेगर्स, जो लोग भीख मांगते हैं, और हालत्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो लेडीज़ होते हैं, कुछ लेडीज़ जो जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, उनको हालत्स कहा जाता है। तो उनकी दादी माँ का ये मानना था कि ओनली द हालत्स एंड बेगर्स डू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लर्न दीज थिंग्स एंड नॉट मेंट फॉर जनरल फोक। ये शरीफ लोगों के सीखने या करने की चीज़ नहीं है। संगीत, म्यूज़िक, गाना बजाना, ये हालत्स और बेगर्स जो होते हैं, ये उनके लिए ठीक है, उनकी मोनोपोली है इसमें। ये उन लोगों को शोभा देता है, अच्छे घरों को लोगों को नहीं देता। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। वो कहती कुछ नहीं थी, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, उनकी खामोशी थी, उसका मतलब था डिसअप्रूवल, मतलब नॉट अग्रीइंग टू समथिंग। वो अग्री नहीं करती थी टू समथिंग। वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी, वो नहीं चाहती थी कि खुशवंत सिंह जी म्यूज़िक सीखें। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उन्होंने उसके बाद, रेयरली मतलब बहुत ही कम, या बहुत वेरी लेस कह सकते हैं। रेयरली मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हो उसे हम रेयरली कहते हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मुझे अपने लिए एक खुद का कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ आवर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप का मतलब होता है कोई चीज़ टूट जाना या अलग हो जाना, ब्रेक भी कह सकते हैं इसको। तो उनकी फ्रेंडशिप में एक जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि वो दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब खुशवंत सिंह जी को अलग रूम मिल गया था। तो एंड दैट वाज द कॉमन लिंक बिटवीन देयर फ्रेंडशिप। तो वो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो एक तरीके से टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। फ्रेंड्स, सिक्लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग कर देना, या लोगों से अलग हो जाना, या सेपरेट हो जाना। तो इन्होंने उस चीज़ को मान लिया। विद रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि किस चीज़ से इस्तीफ़ा दे देना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे रेजिग्नेशन दिस इज़ अ फ्रेज, और इसका मतलब ये है कि उन्होंने अलग कर दिए जाने पे कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो
अपने स्पिनिंग व्हील, जिसे हम चरखा कहते हैं, उसी पे ही काम करती रहती थी और कभी भी किसी से, बहुत कम ऐसा होता था कि वो किसी से बात करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सनराइज टू सनसेट ऑफ कोर्स, जब सूरज निकलता है और सूरज से सूरज ढलने तक. शी सैट बाय हर व्हील, वो उसी चरखे के पास बैठी रहती थी. स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, स्पिनिंग मतलब चरखा चलाना, और रिसाइटिंग प्रेयर्स, जब भी रिसाइटिंग का होता है तो रिसाइटिंग मीन्स सुनाना या बोलना. तो जब हम पोएम्स का यूज़ करते हैं तब भी हम वी यूज़ द वर्ड रिसाइटिंग. कोई अगर पोएम रिसाइट कर रहा है, बोल रहा है, तो उसको इसके लिए कहा जाएगा ही इज़ रिसाइटिंग द पोएम, या ही रिसाइटेड द पोएम प्रीटी गुड. ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ आफ्टरनून में, यानी दोपहर में ही वो थोड़ा सा आराम कर पाती थी, उन्हें मिल पाता था. टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को जब वो खाना खिलाती थी. वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स. वो वरांडा में बैठती थी और ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती थी ताकि चिड़िया उन्हें खा सकें. वाइल हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चेरुपिंग्स. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है कि वो ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियाओं को खिलाती थी, जैसे बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है. और बहुत सारी जो चिड़िया होती थी हैं वो उनको घेर कर वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चेरुपिंग्स. इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, वो, ये खासकर यहाँ पे स्पैरोज की बात हो रही है, चिड़िया की, तो वो जो नॉइस करते हैं उससे जो क्योस होता है, उनके शोर मचाने की वजह से जो शोर मचता है एनवायरनमेंट में, शोर शराबा सा होता है, उसे कहा जाता है वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चेरुपिंग्स. तो ऑथर कहते हैं कि जब उनकी दादी माँ ब्रेड्स फीड करती थी, स्पैरोज को खिलाती थी, तो बहुत ज़्यादा एक क्योस हो जाता था, शोर हो जाता था. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कुछ चिड़िया आती थी और उनके पाँव पे बैठ जाती थी. पर्च का मतलब होता है फ्रेंड्स टू रेस्ट, भी कह सकते हैं इसको, टू रेस्ट ऑन समथिंग. और इस टाइम मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा, आई ट्राई टू रिमेंबर इट. या अलाइट. अलाइट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ के ऊपर रेस्ट करते हैं, आप पर एकदम ढीला छोड़ देते हैं, टू रिलैक्स. तो उस स्टेट को हम कहते हैं अलाइट. तो जब चिड़िया उनके पैरों पर आके बैठती थी तो रेस्ट करती थी ऑन लेग्स, अदर्स ऑन शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी. सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पे बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. शूट देम अवे मीन्स किसी भी पक्षी या जानवर को हम जैसे कोई आवाज़ निकाल के कह देते हैं, शू करके ऐसा बोल देते हैं, बट शी नेवर शूट देम अवे. तो उन्होंने कभी उनको ऐसा नहीं कहा. यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो वर्ड शूट है, इट हैज़ बीन यूज्ड वेरी ब्यूटीफुली. तो ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से और भी वर्ड्स कई बार इंग्लिश वोकैबुलरी में यूज़ किए जाते हैं. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ ऑफ द डे फॉर हर. वो टाइम, वो आधा घंटा उनके पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम होता था, बहुत खुश रहती थी वो उस टाइम में. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने ये डिसाइड किया, खुशवंत सिंह जी ने जब ये डिसाइड किया कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तो उनको पता था ये बात कि उनकी दादी माँ को बहुत महसूस होगी और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब है कि वो बताते हैं कि उस टाइम वो सोच रहे थे कि मैं 5 साल के लिए बाहर जाऊंगा, और जो उनकी एज है इस एज में किसी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता. कहने का मतलब ये है, खुशवंत सिंह जी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि वो बाहर जा रहे थे 5 सालों के लिए, और शायद जब तक वो वापस आते तब तक वो उनकी दादी माँ नहीं रहती, स्वर्ग से धार गई होती. बट माई ग्रैंड मदर कुड.
अब यहाँ पे वो कहते हैं कि उनकी एज में कोई ये नहीं बता सकता था वो कितना जिएंगे, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब भावुक होना, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं थी।